बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करना है। चलिए देखते हैं कि वो नया चैप्टर क्या है। तो नया चैप्टर है टेंडर प्राइस स्टेटमेंट। टेंडर प्राइस स्टेटमेंट या कह लीजिए टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस। तो आइए जरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझा जाए। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? ध्यान से एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी सुनाते हैं, वहां आपको समझ में आएगा कि भाई क्या बात है, टेंडर का मतलब फाइनली क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम लोग प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर या कह लीजिए मैन्युफैक्चरर। तो जवाब दो कि हम प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता। मतलब हम कस्टमर हैं कि हाँ कस्टमर हैं कि सेलर हैं, क्या है हम? तो बच्चे कह रहे हैं सर हम कस्टमर थोड़ी ना है, हम तो सेलर है ना, सेलर। बनाएंगे बेचेंगे। बनाएंगे बेचेंगे। हम तो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करेंगे। हम तो मैन्युफैक्चरर है, निर्माण करेंगे और बेचेंगे। तो बच्चों हम प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। ठीक। तो हमारा नाम है मिस्टर राम। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर। अब सामने सामने एक मिस्टर सोहन है, सोहन। एक मिस्टर सोहन है और सोहन को चाहिए, सोहन को चाहिए लगभग 2000 फर्नीचर। 2000 फर्नीचर, एक दो नहीं, 2000। तो बच्चों सोच के बताओ कि सोहन को 2000 फर्नीचर चाहिए, ये कम है कि ज्यादा है? हाँ 2000 फर्नीचर चाहिए, कम है कि ज्यादा है? तो बच्चे कहते हैं सर ये ज्यादा है। अच्छा, और इसने कहा अभी नहीं चाहिए, इसने कहा अभी नहीं, बाद में चाहिए, बाद में, इन फ्यूचर, कुछ वर्षों के बाद चाहिए। 2 साल बाद चाहिए। तो मुझे 2000 फर्नीचर चाहिए, मगर लगभग 1.5-2 साल बाद, कुछ वर्षों बाद चाहिए। और सोहन बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिल रहा है। हमारा नाम है राम, हम हैं प्रोड्यूसर, लेकिन हम अकेले थोड़ी ना है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, एक मिस्टर ए भी हैं, मिस्टर बी भी हैं, मिस्टर सी भी हैं, मिस्टर डी भी हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर ई भी हैं। तो हम हैं और भी प्रोड्यूसर हैं। और बच्चों सोहन सबको बुला बुला के मीटिंग कर रहा है, सबको अकेले अलग अलग बुला के मीटिंग कर रहा है। सोहन सबसे बात करता है। हमसे पूछा, हाँ भाई राम ये बताइए, मुझे कुछ वर्षों बाद 2000 फर्नीचर चाहिए, कितने में बना दीजिएगा? देखिए क्वालिटी ये रखिएगा, क्वालिटी इस तरह की होना चाहिए, कितने में बनेगा? तो बच्चों हमने कहा कि भाई 5 लाख में बना देंगे, 5 लाख में बना देंगे आपका 2000 फर्नीचर। उसने हमको भेज दिया, कहा सोच के बताते हैं। मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए को बुलाया, हाँ भाई हमको ना 2000 फर्नीचर चाहिए, आप कितने में बना देंगे? वो बोला कि हम 8 लाख में बना देंगे। ठीक है, हम आपको सोच के बताते हैं। बी के पास गया, हाँ भाई बी मुझे ना 2000 फर्नीचर चाहिए, आप कितने में बना देंगे? 2 साल बाद चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। ये बोले कि हम बना देंगे 4 लाख में। सी के पास गया, हाँ भाई तुम 2000 फर्नीचर भविष्य में कितने का बना दोगे इस क्वालिटी का? जी हम 12 लाख का बना देंगे। डी आप, जी हम 7 लाख में बना देंगे। ई आप, हम 9 लाख में बना देंगे। तो बच्चों उसने सबसे, उस कस्टमर ने, उस ग्राहक ने बाजार में सबसे पूछा, मुझे भविष्य में इतना फर्नीचर चाहिए, कितने में बना दोगे? और सबने दाम बताया, सबने दाम बताया। बच्चों एक बात बताओ, इन लोगों ने जो दाम बताया, माल बनाकर दाम बताया या बिना माल बनाए दाम बताया? इन लोगों ने जो दाम बताया, माल बनाकर दाम बताया कि बिना माल बनाए दाम बताया? तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो लोग अभी माल कहाँ बनाए हैं, ये तो माल तो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद बनेगा। इन लोगों ने बिना माल बनाए दाम बताया। तो बच्चों बिना माल बनाए जो दाम बताया जाता है, उस दाम को क्या कहोगे? हाँ
टेंडर प्राइस। बिना सामान बनाए जो दाम बताया जाता है वो होता है टेंडर प्राइस। हमने 5 लाख में बना देंगे, बिना सामान बनाए दाम बताया, 5 लाख टेंडर प्राइस, 5 lakhs। मिस्टर ए ने बिना सामान बनाए दाम बताया 8 लाख में हो जाएगा, तो 8 लाख टेंडर प्राइस। तो बच्चों इन लोगों ने क्या बताया है? टेंडर प्राइस। लेकिन हम आपसे पूछते हैं बच्चों, टेंडर किसको मिलेगा? मिस्टर सोहन किसको टेंडर देगा? बच्चों किसको टेंडर देगा मिस्टर सोहन? इनमें 6 लोगों में से बोलो, टेंडर किसको मिलेगा? और बच्चे कहते हैं, मिस्टर, देखो कौन सही जवाब दे रहा है। सही जवाब वाले हैं रितेश, तान्या, शिवांश, कि सर मिस्टर सोहन टेंडर देगा मिस्टर बी को, क्योंकि वो सबसे उचित, सबसे रीजनेबल दाम ले रहा है। बाकी लोग महंगा दाम लगा रहे हैं, मिस्टर बी सबसे रीजनेबल, सबसे उचित दाम बता रहा है। तो बच्चों यही तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। हाँ, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। एक व्यक्ति हमारे पास आएगा, कहेगा भविष्य में माल बनाकर दे दो, और हम बिना माल बनाए ही दाम बता देंगे। हम बिना माल बनाए ही दाम बता देंगे, और जो दाम हम बिना सामान बनाए बताए हैं उस दाम का नाम है टेंडर प्राइस। और टेंडर किसको मिलता है? टेंडर उसको मिलता है जो सबसे बेहतर दाम बताता है, सबसे कम दाम बताता है, सबसे रीजनेबल दाम बताता है। ठीक। अच्छा बच्चों ये बताओ, इन लोगों ने बिना सामान बनाए दाम बताया, इन लोगों ने बिना सामान बनाए दाम बताया, एकदम हवा में अंदाजा लगाया या कैलकुलेशन किया होगा? हाँ ऐसे ही हवा में, हाँ हाँ इतना होना चाहिए, ऐसे ही हवा में कि कैलकुलेशन किया होगा? बोलो बच्चों। तो बच्चे कहते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं, इन लोगों ने एकदम हवा में अंदाजा थोड़ी ना लगाया होगा, कैलकुलेशन किया होगा। ठीक बच्चों, इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा। हाँ इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा। आप बताओ, ये जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, इनके पास पुराना रिकॉर्ड होगा कि नहीं? पुराना रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो बच्चों, पुराना रिकॉर्ड मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पुराना रिकॉर्ड होगा। तो मैंने 1500 फर्नीचर बनाया था, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो अगर मेरे पास 1500 यूनिट्स का रिकॉर्ड है, तो क्या मैं उसके आधार पर, क्या मैं 2000 का पता नहीं कर सकता? हाँ अरे मैं बिल्कुल पता कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1500 यूनिट्स का रिकॉर्ड है तो मैं उसके आधार पर 2000 यूनिट्स का पता कर सकता हूँ कि दाम कितना होगा। तो बच्चों पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे पास पुराना अनुभव है, मेरे पास पास्ट रिकॉर्ड्स है, मैं पता कर लूंगा। तो आप ये भी समझ गए, ये थोड़ी ना कि बस ऐसे ही सोचा और बता दिया। हाँ ये ऐसे थोड़ी ना कि बस सोचा और बता दिया। अरे भाई हमने अभी अभी हमने जो है प्रोडक्शन किया है, हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड्स है, पास्ट एक्सपीरियंस है। हम बता देंगे कि उतना बनाए थे उतना लगा था, इतना बनाएंगे कितना लगेगा, तो हम बता देंगे। हम बिना सामान बनाए दाम बता देंगे, अंदाजा नहीं, पूरा कैलकुलेशन से बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन से। ठीक बच्चों, चलो बच्चे कह रहे हैं समझ गए सर, अब आप ये बताइए सर इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? ठीक है बच्चों सुनना, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। बच्चों हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड है, बताओ पास्ट रिकॉर्ड माने अभी हम क्या बताएं? पास्ट रिकॉर्ड माने क्या है मेरे पास भाई, क्या है? हाँ जल्दी बताओ, कौन दे रहा है पहला जवाब कि पास्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या है मेरे पास? चलो रितेश का पहला जवाब कि सर पास्ट रिकॉर्ड का मतलब है कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। ठीक, कि हमने क्या बना रखी है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और इसी के आधार पर हमें गेस करना है। हम 1500 यूनिट्स बनाकर बैठे हैं और ये ग्राहक पूछता है कि 2000 यूनिट्स कितने में बनेगा। तो बच्चों हम एक दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, टेंडर प्राइस स्टेटमेंट, और हम उसके आधार पर अंदाजा लगा लेंगे कि 2000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी। इस चैप्टर में कितने स्टेटमेंट होंगे बच्चों? 2 स्टेटमेंट। कुछ सामान बन चुका है, ये रहे खर्चे। कुछ सामान बनाकर भविष्य में देना है, ये रहे खर्चे। बच्चे हमें बताएं
इन दोनों स्टेटमेंट में असली खर्चा कहाँ लिखा है? असली वाला, एक्चुअल वाला। एक होता है अंदाजा, एक होता है एक्चुअल। एस्टिमेशन और एक्चुअल, इन दोनों स्टेटमेंट में असली खर्चा कहाँ लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंस कहाँ लिखा है? चलो बच्चे कहते हैं सर इस वाले स्टेटमेंट में, कौन बोला? रोहित, कि सर एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ लिखा है। यहाँ एक्चुअल एक्सपेंस माने वास्तविक खर्चा। हम यूनिट्स बना चुके हैं, खर्चा हो चुका है, वो यहाँ लिखा है। तो बच्चों यहाँ कौन सा खर्चा होगा? यहाँ एक एक खर्चा एस्टिमेटेड होगा, अनुमानित होगा, क्योंकि बिना सामान बनाए दाम गैस किया जा रहा है। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ आई आपको कि यहाँ पर एक एक खर्चा एक्चुअल होगा, एक्चुअल, मगर यहाँ एक एक खर्चा एस्टिमेटेड होगा। कुछ सामान बन चुके हैं, ये रहा खर्चा, और कुछ सामान बनाकर देना है, इतना खर्चा होना चाहिए। तो इस चैप्टर में कितने स्टेटमेंट बनेंगे बच्चों? हाँ, इस चैप्टर में 2 स्टेटमेंट बनेंगे। एक का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कुछ सामान बन चुका है, मेरे पास रिकॉर्ड है, और कुछ सामान बनाकर देना है, टेंडर प्राइस स्टेटमेंट। यहाँ सब कुछ अनुमानित होगा, ठीक। और जो खर्चे वहां होंगे वो खर्चे यहाँ होंगे, जो खर्चे वहां होंगे वो खर्चे यहाँ होंगे। बच्चों नकल मारनी है, नकल। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही टेंडर प्राइस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही टेंडर प्राइस स्टेटमेंट है। जैसे वो बनेगा वैसे ये बनेगा। और आपको तो तैयार हो चुका होगा ना, क्या चीज आपको तैयार हो चुका होगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वही काम दोबारा यहाँ करना है। तो टेंडर स्टेटमेंट कॉस्ट शीट है, या कह लो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। तो टेंडर स्टेटमेंट कॉस्ट शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट बताएगा, मगर कौन सी? एस्टिमेटेड। तो टेंडर स्टेटमेंट क्या बताएगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट, मगर अंदाजे वाली। और एक ग्राहक से उचित मुनाफा कितना लिया जाए, टेंडर बताएगा कि ग्राहक से कितना उचित मुनाफा लिया जाए। क्योंकि बच्चों इस कंपटीशन के दौर में अगर आपने ज्यादा दाम बताया तो भाग जाएगा वो। तो उचित मुनाफा क्या होगा, रीजनेबल प्रॉफिट क्या होगा? टेंडर बताएगा भाई साहब इतना लो वरना हो जाएगी दिक्कत। तो टेंडर आपको उचित मुनाफा, रीजनेबल प्रॉफिट तय करने में मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसके आगे की बात करते हैं। यहां तक की बात तो आप समझ गए हैं। ओवरहेड के प्रकार, ओवरहेड के प्रकार क्या बच्चों को पता है? फैक्ट्री ओवरहेड में कैसे कैसे खर्चे जाते हैं? बोलो बच्चों। हाँ, पता ही होगा। फैक्ट्री में माल बनता है, फैक्ट्री की चारदीवारी में माल बनता है, और फैक्ट्री की चारदीवारी के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में रखे जाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, यहाँ पर अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, बड़े अधिकारी लोग होते हैं। तो ऑफिस की चारदीवारी के खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और बच्चों ये भी आपको याद होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमारे यहाँ माल को बेचने का काम होता है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है, यहाँ माल बेचने का काम होता है। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम इसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है बच्चों। हम तो आपको ये समझाना चाहते हैं। ये टाइप्स ऑफ ओवरहेड, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, नहीं वो नहीं, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। तो ओवरहेड नेचर के हिसाब से फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अब ये सुनना बच्चों कि ओवरहेड नेचर के हिसाब से 3 फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो आइए जरा समझते हैं बच्चों कि फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। एक सवाल पूछते हैं आपसे बच्चों, एक सवाल पूछते हैं। क्या एक फैक्ट्री में हर बार बराबर प्रोडक्शन होता है? इस बार भी 10,000 यूनिट्स, अगले महीने भी 10,000 यूनिट्स, अगली बार भी 10,000 यूनिट्स, फिर 10,000 यूनिट्स? तो सभी बच्चे कहते हैं कैसी बात करते हैं सर? ना, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन हर बार बदल जाएगा। अरे बाजार से जैसे डिमांड आएगी वैसे ही तो प्रोडक्शन होगा। बाजार में तो हमेशा मंदी तेजी लगी रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
कभी मंदी चल रही है, कभी तेजी चल रही है, कभी डिमांड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, कभी डिमांड ऑर्डर कम आ रहा है। तो नहीं सर, प्रोडक्शन हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ज्यादा उत्पादन करते हैं, कभी कम करते हैं। ज्यादा ऑर्डर मिलता है तो ज्यादा उत्पादन करते हैं, कम ऑर्डर रहता है तो कम उत्पादन करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्शन हमेशा ऊपर नीचे लगा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। तो ये पता लगाएं बच्चों कि प्रोडक्शन हमेशा ऊपर नीचे लगा रहता है। फिक्स्ड ओवरहेड किसे कहते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड हम नहीं बदलेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड किसे कहते हैं बच्चों? हम नहीं बदलेंगे। मतलब चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो, चाहे प्रोडक्शन कम हो, हम नहीं बदलेंगे। चाहे फैक्ट्री में ज्यादा माल बने, चाहे फैक्ट्री में कम माल बने, चाहे ना बने, हम नहीं बदलेंगे। क्यों भाई, तुम काहे नहीं बदलोगे भैया? क्योंकि हमारा संबंध टाइम से है, समय, क्योंकि हमारा संबंध टाइम से है। अच्छा, तुम नहीं बदलोगे ना बच्चों? किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 महीना तय हो गई, 10,000 पर मंथ। तो आप बताओ, क्या हर महीने उसकी सैलरी बदल देंगे? हर महीने लो इस बार 10,000 महीना, चलो अगली बार 8,000 महीना, चलो अगली बार 15,000 महीना, नहीं ना। कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा हो या प्रोडक्शन कम हो, उसकी सैलरी आपने 10,000 महीना तय की है तो आपको 10,000 महीना देना होगा। महीना मतलब कह लीजिए समय, समय टाइम। जब आपने कहा है कि टाइम के हिसाब से पे करेंगे तो आपको टाइम के हिसाब से पे करना है। तो ये सैलरी क्या है बच्चों? ये फिक्स्ड ओवरहेड है, हम नहीं बदलेंगे। समय से संबंध है ना, माल ज्यादा बने कम बने उससे मतलब नहीं है बच्चों। रेंट, किराया, बोलो रेंट, किराया, कि ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे, किराया। अब आप 20,000 महीना किराया भरते हो कि भाई आपकी जो बिल्डिंग है वो किराए पर है, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पर है, आप 20,000 किराया भरते हो। अरे भैया, अब आप चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा, आपको तो हर महीने 20,000 देना पड़ेगा ना। आप कम ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं, कम ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम, जैसे बीमे का प्रीमियम, भैया बीमा प्रीमियम अगर आपने एनुअली सालाना तय कर लिया है कि हर साल हम 15,000 प्रीमियम भरेंगे, तो भाई साहब आपको अब भरना पड़ेगा 15,000। तो सैलरी पर मंथ समय, रेंट पर मंथ समय, बीमा प्रीमियम पर एनम वार्षिक सालाना समय। तो जितने खर्चे समय वाले हैं वो नहीं बदलते। चाहे तुम सामान कम बनाओ, चाहे तुम सामान ज्यादा बनाओ, ये खर्चे नहीं बदलते। सभी बच्चे बताएं कि आपको फिक्स्ड वाला खर्चा समझ में आ गया, स्थायी ऊपरी व्यय समझ में आ गया? भैया हम नहीं बदलेंगे, सामान कम बने सामान ज्यादा बने, हम नहीं बदलेंगे। तो आप कहोगे कि सर तो इस बात से हमें क्या लेना देना है? सर हम आपसे पूछते हैं बच्चों, इस चैप्टर में कितने स्टेटमेंट बनने थे? चैप्टर में कितने स्टेटमेंट बनने थे? हाँ, दो। दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और टेंडर प्राइस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और टेंडर प्राइस स्टेटमेंट, ठीक। अब मान लो एक खर्चा है, एक खर्चा है किराया 10,000, किराया 10,000। अब किराया फिक्स्ड है तो टेंडर में भी कितना लिखाएगा? 10,000। कॉपी, भले भले हम 200 यूनिट्स बना रहे थे और अब 500 यूनिट्स बनानी है। सोचो, यूनिट्स तो आप पहले से ज्यादा बना रहे हो कि पहले हम 200 यूनिट्स बनाते थे, अब ऑर्डर आया है 500 बनाकर दो। तो भले यूनिट्स आपकी बढ़ रही है लेकिन खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों कौन सा खर्चा कॉपी पेस्ट मारना है? जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉपी उठा के टेंडर में उतना सेम सेम फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड खर्चा। सभी बच्चे बताएं, समझ बात आ गई कि कौन सा खर्चा नहीं बदलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड। जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है कॉपी पेस्ट उतना टेंडर में रख देना। भले आप यूनिट्स ज्यादा बना रहे हो, भले आप यूनिट्स कम बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉपी पेस्ट जाकर कर देना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। फिक्स्ड ओवरहेड वाली हम नहीं बदलेंगे। जितना खर्चा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में उठा के रख दो टेंडर प्राइस स्टेटमेंट में, फिक्स पूरा सीधे ला के रख दो। हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारा संबंध टाइम से है, समय से हम नहीं बदलेंगे, ठीक। तो बच्चों ने समझ लिया कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जितना है
टेंडर में जाके उतना रख दिया, जरा सा भी नहीं बदला, भले यूनिट्स टेंडर में ज्यादा बन रही हो, भले यूनिट्स कम बन रही हो, हम नहीं बदलेंगे। वेरिएबल ओवरहेड, जी वो कह रहा था हम नहीं बदलेंगे, हम कह रहे हैं हम बदल जाएंगे, हम कह रहे हैं हम बदल जाएंगे। क्यों भाई जी? उनका संबंध समय से था? नहीं नहीं, हमारा संबंध, हमारा सीधा संबंध प्रोडक्शन से है, उत्पादन से है। हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। अगर माल ज्यादा बनेगा तो हम बढ़ जाएंगे खर्चा, अगर माल कम बनेगा खर्चा कम हो जाएगा, माल ज्यादा बनेगा खर्चा बढ़ेगा, माल कम बनेगा खर्चा घटेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन ऊपर नीचे जाएगा हम भी उनके साथ 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 बदलेंगे। तो हमें वेरिएबल ओवरहेड, ज्यादा प्रोडक्शन खर्चा ज्यादा, कम प्रोडक्शन खर्चा कम, प्रोडक्शन जीरो खर्चा जीरो, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन से है। फर्नीचर में लकड़ी लगती है, लकड़ी, तो ज्यादा फर्नीचर लकड़ी खरीदो ज्यादा, कम फर्नीचर लकड़ी खरीदो कम। मजदूरी, ज्यादा फर्नीचर ज्यादा मजदूर चाहिए, ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, कम फर्नीचर कम प्रोडक्शन, कम मजदूर चाहिए कम मजदूरी देनी पड़ेगी। तो बच्चों समझ रहे हो बात, कि हम ऐसे खर्चे हैं जिनका सीधा संबंध प्रोडक्शन से है, उत्पादन से है। खर्चा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा खर्चा ज्यादा, प्रोडक्शन कम खर्चा कम, हम प्रोडक्शन से चिपके रहेंगे, उनके साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे, हम बदल जाएंगे। तो क्या बच्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल क्लियर? हम नहीं बदलेंगे, हम बदल जाएंगे। हमारा समय से संबंध हम क्यों बदले? हमारा प्रोडक्शन से संबंध ही नहीं, क्यों बदले? और हमारा संबंध प्रोडक्शन से है, हम तो भैया बदलेंगे, हम तो बदलेंगे। बच्चों बताओ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है? बोलो बोलो बोलो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बता सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड हम समझ गए, हम नहीं बदलेंगे, हमारा संबंध समय से है, टाइम से। हम बदलेंगे, हमारा संबंध प्रोडक्शन से है, हम बढ़ेंगे घटेंगे प्रोडक्शन के साथ साथ। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड बच्चों, सेमी वेरिएबल ओवरहेड मिक्स, मिक्स, मिक्स मतलब कुछ हिस्सा फिक्स्ड कुछ हिस्सा वेरिएबल, कुछ हिस्सा फिक्स्ड कुछ हिस्सा वेरिएबल। 10,000 खर्चा है जिसमें 7,000 फिक्स्ड है और 3,000 वेरिएबल है। समझ रहे बच्चों कि खर्चा 10,000 है और 10,000 में कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, तो इस 10,000 का नाम क्या है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड। कि हमारे में दोनों मिक्स है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड है कुछ हिस्सा वेरिएबल है। समझ बात आई बच्चों? टीवी पर देखते हो सीरियल, इच्छाधारी नागिन आती है, देखा है किसी ने बच्चों? बोलो। टीवी पर एक इच्छाधारी नागिन आती है, बड़ा मेकअप करके आती है, उनका नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, इंसान भी है नाग भी है, आधा आधा। तो वैसे ये भी इच्छाधारी नागिन बन बैठा है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमारे कुछ हिस्सा फिक्स्ड है कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड है कुछ हिस्सा वेरिएबल है। अब आप कहोगे सर तो अच्छा तो बताते हैं तो क्या। मैं 10,000 और मेरा कुछ हिस्सा फिक्स्ड कुछ हिस्सा वेरिएबल, ठीक है। अच्छा एक बार आपको पहले इधर सिखा दें, वेरिएबल सिखा दें, वेरिएबल। बच्चों आप दो स्टेटमेंट बनाते हो, वेरिएबल सिखा रहे हैं वेरिएबल। एक का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक का नाम होता है टेंडर प्राइस स्टेटमेंट, टेंडर प्राइस स्टेटमेंट। जरा ये बात मिस हो गई थी। आप बताओ कि वेरिएबल ओवरहेड जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है क्या सेम टू सेम टेंडर प्राइस में उतना ही लिखाएगा? वेरिएबल ओवरहेड क्या जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है क्या उतना ही टेंडर में लिखाएगा? तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल नहीं सर। तो टेंडर में अगर यूनिट्स ज्यादा है तो बढ़ा देंगे और टेंडर में अगर यूनिट्स कम है तो घटा देंगे। बोलो हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड है तो टेंडर में कितना लिखें? अगर टेंडर में यूनिट्स बढ़ गई है तो हम खर्चा बढ़ा के लिख देंगे, और अगर यूनिट्स टेंडर में घट रही है तो हम घटा के लिख देंगे। चलो बच्चों को याद हो गई बात, बच्चे समझ गए कि फिक्स्ड, फिक्स्ड जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में टेंडर में कॉपी मार देंगे, और वेरिएबल जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में टेंडर में बदल देंगे। टेंडर में यूनिट्स बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ा देंगे और टेंडर में यूनिट्स घट रही है तो खर्चा घटा देंगे। अब सुनना बच्चों, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल। हम 10,000 हैं, हमारा कुछ हिस्सा फिक्स्ड है 7,000 और हमारा कुछ हिस्सा वेरिएबल है 3,000। सर अब टेंडर में क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में तो ये लिखा है
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में खर्चा 10,000 है, 7,000 फिक्स्ड है, 3,000 वेरिएबल है। सुनना बच्चों, जब आप टेंडर प्राइस स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां खर्चा फिक्स्ड है। फिक्स्ड कितना फिक्स्ड है? 7,000। क्या बच्चों को याद है कि फिक्स्ड वाला कॉपी पेस्ट किया जाता है? क्या बच्चों को याद है कि फिक्स्ड वाला कॉपी पेस्ट करते हैं? हाँ, तो जितना 10,000 में जो 7,000 फिक्स्ड है, टेंडर में क्या कर देना? कॉपी मार देना। कॉपी भैया 7, तुम पहले भी 7 थे, अब भी 7 हो, नो चेंज, अनचेंज्ड। लेकिन भैया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में 3,000, मेरे भाई 3,000, तुम वहां 3,000 थे, तुम्हारा नाम वेरिएबल है, तुम यहाँ बदलोगे, तुम यहाँ बदलोगे 3,000, अब तुम्हारी शक्ल बदलेगी। अगर यूनिट्स ज्यादा है तो तुम बढ़ जाओगे, यूनिट्स कम है तो घट जाओगे। तो बच्चों को क्या हमने कोई नई बात बता दी? बोलो, क्या हमने कोई नई बात बता दी? कहाँ नई बात बताई? भैया तुम्हारा कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है, तो फिक्स्ड पर फिक्स्ड के नियम लग जाएंगे, वेरिएबल पर वेरिएबल के नियम लग जाएंगे। वही तो बताया कि 10,000 में जो फिक्स्ड है सेम कॉपी कर देना, और जो वेरिएबल है उसको बदल देना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई हल्का हल्का फिर से। अगर फिक्स्ड ओवरहेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है तो टेंडर प्राइस स्टेटमेंट में कॉपी कर देंगे। अगर वेरिएबल ओवरहेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है तो टेंडर प्राइस स्टेटमेंट में बदल देंगे। अगर यूनिट्स ज्यादा है तो बढ़ा के लिख देंगे, यूनिट्स कम है तो घटा के लिख देंगे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड जिसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है, तो जितना फिक्स्ड है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से उठाकर वहां कॉपी कर देंगे टेंडर में, और जितना वेरिएबल है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से टेंडर में जाकर बदल देंगे। तो क्या बच्चों को मामला समझ में आ गया? हाँ, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉपी किया जाता है, वेरिएबल जाकर बदल दिया जाता है। तो कुछ खर्चे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से कॉपी कर देना जो फिक्स होंगे, और कुछ खर्चे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से बदल देना टेंडर में जाकर जो वेरिएबल होंगे। बताओ बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई? तो हम फिर आपको अगली बात समझाएं। बताओ उसके सर यहां तक क्लियर है? तो रितेश कहते हैं सर आपने सेमी वेरिएबल का एग्जांपल नहीं बताया, आपने फिक्स्ड तो कह दिया। बच्चे कह रहे हैं कि सर फिक्स्ड तो आप कह दिए, सैलरी नहीं बदलती, किराया नहीं बदलता, और इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बदलता। फिक्स्ड बता दिया, वेरिएबल बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा, मटेरियल कम, मजदूरी कम ज्यादा, डायरेक्ट एक्सपेंस कम ज्यादा। हम नहीं बदलते क्योंकि हमारा संबंध समय से है, हम बदल जाते हैं क्योंकि हमारा संबंध प्रोडक्शन से है। सर सेमी वेरिएबल में दोनों मिक्स है, तो मतलब सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये तो आप समझ गए बच्चों कि सेमी वेरिएबल का कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। लेकिन एग्जांपल पूछा जा रहा है सर फॉर एग्जांपल कि मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है बच्चों, बताते हैं कि एग्जैक्ट एग्जांपल क्या लिया जाए। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या अभी भी कुछ घरों पर, कुछ ऑफिसेज में लैंडलाइन होते हैं, फोन, लैंडलाइन फोन? बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं सर हाँ। तो आप बताओ क्या एक फिक्स बिल होता है मिनिमम? क्या एक मिनिमम एक फिक्स बिल होता है? मिनिमम एक फिक्स बिल होता है कि हाँ भैया 400 पर मंथ तो आएगा ही आएगा, चाहे यूज करो चाहे यूज ना करो। बोलो, चाहे यूज करो या ना करो 400 तो आएगा ही आएगा। तो आप बताओ बच्चों, जो लैंडलाइन का बिल है, बताओ फिक्स लग रहा है? फिक्स बोलो, फिक्स लग रहा है यार, यूज करो ना करो 400 आएगा ही आएगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, लेकिन ये बताओ कि एक लिमिट तक कॉल फ्री होगी, उस लिमिट के ऊपर जाने पर ज्यादा बिल आएगा। बताओ हम ये बात कुछ सही करें? एक लिमिट तक कॉल फ्री होगी, उस लिमिट से ऊपर बात करने पर ज्यादा बिल आएगा। तो जब बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, खूब बात करते हो, 24 घंटा बात करते हो, बहुत बात करते हो, तो क्या अब भी बिल 400 ही आएगा कि ज्यादा आएगा? बोलो हाँ। बताओ, कभी 800 आएगा, कभी 1200 आएगा, कभी 900 आएगा। तो सोचो बच्चों, सोचो कि ऐसे तो फिक्स्ड है, ऐसे तो फिक्स है 400 400 400 400, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो खूब बात कर रहे हो, खूब बात कर रहे हो, तो वेरिएबल हो जाता है। तो बताओ बच्चों, इसमें दोनों बातें हैं कि नहीं? बताओ इसमें दोनों बातें हैं कि नहीं? ये फिक्स्ड भी है 400 400 400, और जब खूब बात कर लो, खूब बात कर लो तो बदलने भी लगता है, 800 900 700 भागने लगता है। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड हो गया, ये जो टेलीफोन का बिल है। अच्छा बच्चों,
ध्यान देना। अभी कई बच्चों ने, सोम ने और सत्यम ने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे नॉर्मली सबको पता है कि लगभग 500 रुपया महीना बिल आएगा बिजली का। मान लो कि घर वालों को अंदाजा होता है कि लगभग 500 महीना बिल आएगा, तो हर महीने 500, हर महीने 500, हर महीने 500 फिक्स्ड लग रहा है, फिक्स्ड लग रहा है। लेकिन बच्चों घर में शादी पड़ गई, घर में शादी पड़ गई, अब हर कम और मेहमान आ गए, अब हर कमरे में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, और एकदम अब वो 500 500 नहीं रहा, अब वो होने लगा 1500 महीना, क्या पता हो गया 2000 महीना। तो क्या बच्चे समझ रहे हैं कि वैसे तो बिल्कुल फिक्स चल रहा था 500 500 500, जब हमने जोर डाल दिया, ज्यादा यूज करने लगे तो 500 क्रॉस हो गया। क्या बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आया सेमी वर्बल का? एक लिमिट तक तो फिक्स है, वो लिमिट क्रॉस होगी तो बदल जाएगा। एक लिमिट तक तो फिक्स है, वो लिमिट क्रॉस होगी तो बदल जाएगा। बच्चों, आपने एक गोदाम किराए पर लिया, आपने गोदाम किराए पर लिया और उसका किराया 10,000 पर मंथ है, तो बताओ क्या है? फिक्स है ना? बोलो कि आपने गोदाम किराए पर लिया, किराया क्या है? फिक्स है ना? हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000 फिक्स है। लेकिन एक बात बताओ, गोदाम का एक साइज होगा ना, साइज, लंबाई चौड़ाई, हाँ एक साइज होगा ना। तो मालूम पड़ा इस गोदाम में हम 600 सामान रख सकते हैं। गोदाम का क्या है? साइज। इस गोदाम में हम 600 सामान रख सकते हैं, 600 सामान। आप 10,000 10,000 10,000 10,000 दे रहे हो, फिक्स्ड है, लेकिन गोदाम का साइज है, यहाँ कितना सामान अट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, 600 सामान। बच्चों, क्या पता कि आप के व्यापार में तरक्की होने लगी, ऑर्डर आने लगे, ऑर्डर आने लगे, ऑर्डर आने लगे, और अब आपको 800 900 1000 यूनिट्स रखना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों, क्या अब आप उस गोदाम में इतनी जगह है कि आप इतनी यूनिट्स रख सकते हो? 800 900 1000? हाँ, क्या आपको एक्स्ट्रा गोदाम किराए पर लेना पड़ेगा और आपका किराया बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत ऑर्डर आ गया, बहुत प्रेशर आ गया, लिमिट क्रॉस हो गई, अब 600 यूनिट्स नहीं, अब 800 1000 1200, तो आपको तो दूसरा गोदाम किराए पर लेना पड़ेगा, और अब आपका किराया 10,000 10,000 नहीं रहा, मिलाकर 15 16,000। समझ गए बच्चों? क्या बच्चे संतुष्ट है कि हाँ सर हम समझ गए कि सेमी वेरिएबल क्या होता है? एक लिमिट तक फिक्स होता है, लिमिट क्रॉस होती है तो बदलना चालू हो जाता है, तो मिक्स होता है दोनों, कभी फिक्स्ड कभी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल इच्छाधारी होता है भाई। आगे चले बच्चों, शायद रितेश ने सवाल पूछा था कि सर सेमी वेरिएबल का एग्जांपल दो, हमने दे दिया कि भाई एक लिमिट तक फिक्स है, उस लिमिट के बाद वेरिएबल हो जाता है, तो ऐसा होता है सेमी वेरिएबल। और न्यूमेरिकली क्या सीखा आपने? न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली आपने सीखा हम नहीं बदलेंगे फिक्स्ड, तो जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉपी करके टेंडर में डाल दो। हम बदल जाएंगे वेरिएबल, जितना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में टेंडर में बदल देना। टेंडर यूनिट्स ज्यादा है, खर्चा बढ़ा देना, टेंडर यूनिट्स कम है, खर्चा घटा देना। हम सेमी वेरिएबल, मेरा कुछ हिस्सा फिक्स्ड, मेरा कुछ हिस्सा वेरिएबल, अरे वही नियम लगाना भाई, वही नियम लगाना, सेम नियम लगाना कि आपका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। आपका जो हिस्सा फिक्स्ड है टेंडर में कॉपी मारेंगे, आपका जो हिस्सा वेरिएबल है टेंडर में बदल देंगे, वही पुराना नियम लगाएंगे, कुछ नया थोड़ी ना लगाएंगे। चलो बच्चों, बच्चे समझ गए, बच्चे समझ गए, ठीक। अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात। तो कितने स्टेटमेंट बनने हैं? दो। एक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक का नाम है टेंडर प्राइस स्टेटमेंट, ठीक। और आपको पता चल गया, फिक्स्ड है तो कॉपी मारो टेंडर में, वर्बल है तो बदल डालो टेंडर में, सेमी वर्बल है तो जान के जो फिक्स्ड है सेम रखो, जो वर्बल है बदल डालो। आपको पूछना चाहिए सर एक बात बताइए, अगर एग्जाम में लिखा ही ना हो कि खर्चा फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि सेरेबल कि सेमी वेरिएबल है, अगर एग्जाम में खर्च के बारे में कुछ ना बोले तब क्या करें? आपने तो कह दिया, आपने तो कह दिया फिक्स्ड है तो मत बदलो, वेरिएबल है तो बदल डालो, तो सेमी वेरिएबल है तो फिक्स्ड वाला मत बदलो, सेमी वेरिएबल वाला बदल डालो। सर एग्जाम में अगर ये न बोले कि खर्चा फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, तब पहले बच्चे बताएं कि आपको मेरा प्रश्न समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं? अब एग्जाम में कोई खर्चा लिखा है,
फैक्ट्री वाला खर्चा, ऑफिस वाला खर्चा, मटेरियल वाला खर्चा, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। अब हम क्या करें? वो तो हम समझ गए, फिक्स्ड है तो क्या करना है, वेरिएबल है तो क्या करना है, सेमी वेरिएबल। सर कुछ ना बोले तब। बच्चों अगर सवाल कुछ ना बोले तो आप हमेशा एक ही बात मानोगे। अगर सवाल न बोले कि ये खर्चा क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, आप एक ही बात मानोगे। बोलो क्या मानोगे? बोलो क्या मानोगे? हमेशा एक ही बात क्या मानोगे? बोलो बच्चों क्या मानोगे? एक ही बात, हाँ वो खर्चा वेरिएबल है। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले कि यार ये खर्चा है क्या, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम उस खर्च को वेरिएबल मानेंगे, बदल देंगे बदल देंगे बदल देंगे। सभी बच्चे बताएं कि हाँ सर हमको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि कुछ ना बोलने पर खर्चे को हमेशा 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 वेरिएबल माना जाएगा। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल मानेंगे। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है हम टेंडर में जाकर उसको बदल देंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में है हम उसको टेंडर में जाके बदल देंगे। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमको बात समझ में आ गई। बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक, आगे चलें? अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जोड़ कर घटा कर, हाँ सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं। बोलो हाँ बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जोड़ के घटा के सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। फिर जोड़ वोड़ के मजदूरी वगैरह प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। फिर जोड़कर फैक्ट्री वगैरह, हाँ क्या निकालते हैं? फैक्ट्री वगैरह जोड़कर, याद करिए जी, वर्क कॉस्ट निकालते हैं। फिर वर्क कॉस्ट जब आ जाती है बच्चों, वर्क कॉस्ट, तो ऑफिस वगैरह जोड़कर हाँ क्या निकालते हैं जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। फिर ओपनिंग क्लोजिंग जोड़कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ ओढ़कर टोटल कॉस्ट निकालते हैं। हाँ ऐसे करते हैं। फिर प्रॉफिट आता है, फिर सेल्स आती है, ये सब आ जाता है। फिर तो आप, तो ये सब तो अच्छे से आता है ना? बोलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पूरा यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर खत्म किया है, तो ये सब तो आपको एकदम परफेक्टली आता है, क्रम अच्छे से याद है ही। ठीक, अब हमको कुछ बातों का जवाब दो, कुछ बातों का। मेरे प्रश्न सुनना कि हम क्या कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है बच्चों, क्या आप मानते हैं कि मटेरियल कंज्यूम्ड में कुछ लोगों की भीड़ होती है, जोड़ घटाकर आता है? क्या आप मानते हैं कि मटेरियल कंज्यूम में कुछ लोगों की भीड़ होती है? जोड़ो घटाओ, आया जोड़ो गया घटाओ, ओपनिंग जोड़ो क्लोजिंग घटाओ, खर्चा जोड़ो बचत घटाओ, हाँ तो मटेरियल कंज्यूम में होती है भीड़। क्या आप मानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर भी कुछ लोगों की भीड़ होती है, जोड़ना घटाना पड़ सकता है? हाँ फैक्ट्री में भी बहुत सारे खर्चे फैक्ट्री के, और सेल ऑफ स्क्रैप घटाओ, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग जोड़ो क्लोजिंग घटाओ, यहाँ भी क्या होती है? भीड़। बच्चों क्या ऑफिस के अंदर भी हो सकती है भीड़, कि वहां भी कई सारे खर्चे हो सकते हैं? और क्या सेलिंग डिपार्टमेंट के पास भी हो सकती है भीड़? बोलो बच्चों। हाँ तो आप समझ गए, मटेरियल कंज्यूम निकालने में काफी लोग होते हैं, फैक्ट्री में काफी लोग होते हैं, ऑफिस और सेलिंग में काफी लोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप टेंडर बनाओगे ना, टेंडर, एक होता है डिटेल और एक होता है शॉर्ट। एक होता है डिटेल, एक होता है शॉर्ट। बच्चों आपके जो दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग, कुछ दोस्त ऐसे होंगे बहुत डिटेल में बात करते होंगे, एकदम फुर्सत में आराम से, और कुछ दोस्त ऐसे होंगे बहुत फटाफट बात करते हैं शॉर्ट में। बोलो है कि नहीं? कुछ हैं। आप कोई बात पूछे, क्या भाई कल, कल कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या हो गया था? अब बता रहे हैं कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या हो गया था, बता रहे हैं। मैं घर से निकला 9:15 हुआ था, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी, फिर मुझे जो है सुसु आ गया, करने गया। अब वो पूरी कथा कथा बता रहे हैं। उनसे पूछा क्या जा रहा है, कॉलेज में क्या हुआ, तो पूरी कथा बता रहे हैं। सब क्या हुआ था, मौसम कैसा था, टेम्परेचर क्या था, मम्मी क्या बताई, क्या पकाई थी,
अच्छा, या कोई और दोस्त, हाँ भाई कल कॉलेज में क्या हुआ था? अरे यार झगड़ा हो गया था, उस लड़के से मारपीट हो गई थी। देखो एकदम शॉर्ट में सीधे मुद्दे की बात कर रहा है। तो बच्चों आओ पता लगाएं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, बहुत डिटेल में। मटेरियल कंज्यूम पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फैक्ट्री पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ऑफिस पूरा एक्सप्लेन, टेंडर 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 भाई भाई साहब माफ करो भाई साहब, हम शॉर्ट में बात करेंगे। टेंडर क्या कह रहा है भाई साहब, मैं पता टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में बात करेंगे। हम सीधे मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे सीधे, प्लस डायरेक्ट वेजेस वगैरह सीधे, प्राइम कॉस्ट, और सीधे हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे सीधे, और फिर आ जाएगी मेरी वर्क कॉस्ट, और सीधे हम ऑफिस लिखेंगे। मतलब बच्चों समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? टेंडर कहता है मेरे भाई सीधे हेडिंग वाइज लिखेंगे, ये नहीं कि मेटल कंज्यूम ओपनिंग जोड़ो, परचेज जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ो घटाओ, ये खर्चा ना ना, सीधे हेडिंग वाइज। बच्चों क्या आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? भैया हम सीधे हेडिंग वाइज बात करेंगे। डिटेल में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखता होगा, हमसे डिटेल ना लिखवा। हम सीधे मेटल कंज्यूम, हम सीधे डायरेक्ट वेजेस, हम सीधे फैक्ट्री, हम सीधे ऑफिस, हम सीधे सेलिंग, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हम शॉर्ट में लिखेंगे, जो वो लिखता है हम भी लिखेंगे, मगर वो इतनी, वो मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मगर वो इतना लंबा पोथी पत्रा पुराण पूरा लेके बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम एकदम शॉर्ट में बात करेंगे, हम सीधे हेडिंग वाइज बात करेंगे। हम वो लंबी लंबी कहानियां ऐड और लेस नहीं करेंगे, हम सीधे हेडिंग की बात करेंगे। बच्चे बोले कि आपने ये वाली बात कुछ हद तक समझी कि नहीं समझी, कि टेंडर क्या कह रहा है? यार हम सीधे मेटल कंज्यूम की बात करेंगे, वो कैसे निकला हमसे मत बात करो, हम सीधे मेटल कंज्यूम की बात करेंगे। हम सीधे फैक्ट्री पे फोकस करेंगे, फैक्ट्री, हम सीधे ऑफिस की बात करेंगे, हमें वो ढेर सारी चीजें मत गिनाओ, हम सीधे हेडिंग वाइज बात करेंगे। ये परेशान मत होना कि सर कैसे, अभी न्यूमेरिकल कहाँ लगा रहे हैं, हम तो आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों, हम तो बस दिमाग में कुछ बातें भर रहे हैं आपके, वो तो न्यूमेरिकल लगाएंगे आप समझ जाओगे सर कैसे। ये कैसे की बात मत करो, अभी बस सुनते जाओ कि टेंडर शॉर्ट में बातें करता है। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल लेके चलता है, फुल हर एक चीज जोड़ना, हर एक चीज लेस, ये बोलता है भैया एकदम हेडिंग बताओ, सीधे मटेरियल कंज्यूम, सीधे फैक्ट्री, सीधे ऑफिस, सीधे सेलिंग, सीधे सब कुछ बताओ, सीधे डायरेक्ट। आगे बढ़े, अगली बात बताएं बच्चों, बोलो। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, अगली बात बताइए। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चों। स्टॉक तीन प्रकार के होते हैं, स्टॉक तीन प्रकार के होते हैं। कच्चा माल रॉ मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, अर्धनिर्मित माल वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, निर्मित माल फिनिश गुड, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड। ठीक बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो बातें यहां हैं वही बातें टेंडर में लिखनी है। जो बात, जो खर्चे वहां हैं वही खर्चे यहां लिखने हैं, जो खर्चे वहां हैं वही खर्चे यहां लिखने हैं। बच्चों जो खर्चे वहां हैं वही खर्चे यहां लिखने हैं। आप बताओ सब कुछ लिखना है या एक आध चीज नहीं लिखनी है? अब बताओ, मैं 99% मेरे क्या क्या सोच के हमने 99% लिख दिया। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की हर चीज यहाँ कॉपी होगी, थोड़ी सी कॉपी नहीं होगी। क्या बच्चे जानना चाहेंगे कि यार ऐसी कौन सी चीज है कि हर चीज यहाँ लिखते हैं? मटेरियल यहाँ भी लिखो, लेबर यहाँ भी लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ भी लिखो, फैक्ट्री यहाँ भी लिखो, ऑफिस यहाँ भी लिखो, सेलिंग यहाँ भी लिखो, प्रॉफिट यहाँ भी लिखो, सेल्स यहाँ भी लिखो, हर चीज यहाँ लिखो। यार कौन ऐसी चीज है कि यहाँ नहीं लिखनी है, वहां पर रहेगी यहाँ नहीं रहेगी? बोले बताए बच्चों कि कौन सी बस एक चीज ऐसी है जो यहाँ नहीं लिखाएगी? सर कौन सी चीज है और क्यों नहीं लिखाएगी, कारण बताइए। ऐसी कौन सी चीज है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लिखनी है, यहाँ नहीं लिखनी है? वो चीज कौन सी है और कारण क्या है उसका, क्यों आप नहीं लिखना चाहते, कारण बताइए। सुनो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में तो लिखेंगे मगर हम उससे नहीं लिखने वाले टेंडर में? वो चीज क्या है और क्यों नहीं लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये है वो चीज जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लिखते थे लेकिन टेंडर में नहीं लिखोगे। ये है वो चीज, ओपनिंग
एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लिखते थे, टेंडर में आप नहीं लिखोगे। अब आपको पूछना है सर क्यों, सर क्यों, क्यों नहीं? बच्चों ये बताओ, क्या हम टेंडर ग्राहक के लिए बना रहे हैं? ग्राहक, क्या एक ग्राहक खड़ा है, मुझे भविष्य में सामान बनवाना है, दाम बताओ। अगर ठीक बताओगे तो मैं सोच कर बताता हूँ कि हम टेंडर किसके लिए बना रहे हैं? ग्राहक के लिए। ग्राहक खड़ा है, पूछ रहा है भविष्य में माल बनवाना है, कितने का बना दोगे? तो आप बताओ बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड, मेरे गोदाम में कितने का माल पड़ा है? मेरे गोदाम में कितने का माल पड़ा है, नहीं बिका है? क्या इसका बोझ हम अपने ग्राहक पे लाद सकते हैं? मेरे गोदाम में कितना फिनिश गुड पड़ा है, नहीं बिका है, इसका बोझ हम अपने ग्राहक पे लाद दें कि तुम भी झेलो, हम भी झेल रहे, तुम भी झेलो? तो सभी बच्चे बताएं, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि टेंडर में कौन सी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, कौन सा खर्चा उठा के, कौन सा आइटम उठा के नहीं रखना है? बस एक चीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, बस एक चीज। रॉ मटेरियल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस ना, हम क्या कह रहे हैं? फिनिश गुड, फिनिश गुड, फिनिश गुड बिल्कुल भी टेंडर में नहीं जाएगा। मेरे गोदाम में कितना माल पड़ा है, कितना माल नहीं बिका है, वो मेरी मेरी प्रॉब्लम है। उसका बोझ हम कस्टमर पे क्यों ला दें कि यार मेरे गोदाम में इतना माल पड़ा है, तुम भी झेलो, हम भी झेल रहे हैं? बच्चे बताएं, क्लियर हो गई? हर चीज कॉपी करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो जो खर्चा, हर खर्च को हम टेंडर में कॉपी करेंगे, सिवाय ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स के। मेरे गोदाम में कितना माल पड़ा है जो हम बेच नहीं पाए, वो मेरी प्रॉब्लम है, हम इसका बोझ कस्टमर पर भला क्यों ला दें? भाई हम समझेंगे, वो उससे क्या मतलब? तो हम ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड को टेंडर में नहीं डालेंगे। अब बच्चों आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हमें लगता है कि हमने आपको सारी बातें बता दी, हमें तो लगता है कि हमने आपको सारी बातें बता दी। अब आप कोई प्रश्न पूछो तो हम चलते हैं आगे। पहले आप यहाँ तक क्या पूछना चाहते हो हमें बताओ, यहाँ तक आपके दिमाग में क्या सवाल है? क्योंकि हमारा कल का टारगेट होगा क्लास वर्क नंबर 1, ये हमारा टारगेट होगा। है कोई प्रश्न बच्चों? हम वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारी 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 बातें बता दी। बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, हमें क्लास एंड करना पड़ेगा। चलो भाई बच्चों, तब कल क्लास वर्क 1 ट्राई किया जाएगा, और अगर समय बचा बच्चों, समय बचा तो क्लास वर्क 2 पर भी ध्यान दिया जाएगा। कम से कम क्लास वर्क 1 तो किया ही जाएगा, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, तब आप लोग भी घर से ट्राई करके आना क्लास वर्क नंबर 1, आराम से चीजों को समझा जाएगा। तो आज की सभा समाप्त करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं टेंडर के न्यूमेरिकल की। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।